हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को, बेसिक फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें मैंने बेसिक फिजिक्स में आप लोगों को 12th क्लास में वेक्टर पढ़ाया है। और उसके अलावा मैंने एक अमेजिंग लेक्चर पिछला लेक्चर इससे पहले जो मैं डाला था वो मैंने वर्क डन का डाला था। वो सब टॉपिक 11th क्लास का है। तो ये लेक्चर जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, इस लेक्चर में मैं बात करूँगा काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और आपको कंजर्वेटिव फोर्स का। इस लेक्चर को देखने के बाद आप सभी को, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स के हर चैप्टर में घुसा हुआ है, हर जगह आपको मिल जाएगा, 12th क्लास में भी और 11th क्लास में भी। ओके, बच्चों को इसका फील नहीं पता है, कंसेप्ट नहीं पता है, लेकिन मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, दावा करता हूं कि आप लोग अगर इस पूरे वीडियो को देखोगे तो आपको आज के बाद पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ओके, मैं कुछ अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस एक शर्त है कि आखिर तक वीडियो देखते रहना, ठीक है। ये वीडियो 11th क्लास के 12th क्लास के बच्चों के लिए मैंने बना रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। 12th वाले बच्चे जो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, 12th में उनको दिक्कत होता है क्योंकि वो 11th या तो पढ़े होते हैं तो वो उनको याद नहीं रहता है, या 11th पढ़े ही नहीं होते बहुत सारे बच्चे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो ये जो टॉपिक मैं अभी ले रहा हूँ बेसिक में, ये वो टॉपिक है जो पूरे फिजिक्स 12th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये 12th क्लास के बच्चे तो देख ही सकते हैं, उसके साथ साथ 11th क्लास के बच्चे भी देख सकते हैं। वैसे मैं 11th में इसको पर्टिकुलर एक चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा एकदम डिटेल से, लेकिन अभी भी आप बहुत डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग 11th क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हो। और बेसिकली ये 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है, ठीक है। तो 12th क्लास के बच्चे इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत लाइनों के साथ। मंजिलें कदम चूमेंगी, मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला जो कर दो बुलंद तो आसमां भी झुक जाएगा, ठीक है। चलो इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। पहले बात समझो, एक होता है मैकेनिकल एनर्जी, आप लोग समझना। काइनेटिक एनर्जी किसको, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, दोनों को मिलाकर मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ओके, मैं हिंदी भी बोलूंगा, किसी बच्चे को अगर हिंदी में दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी किसको बोलते हैं सर? मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिलाकर बोलते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। और एक होता है नॉन मैकेनिकल एनर्जी, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सभी नॉन मैकेनिकल एनर्जी में आता है। ओके, ये सभी लाइट एनर्जी की वजह से मैंने बात बोला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सभी किस में आते हैं? नॉन मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल यानी कि अयांत्रिक ऊर्जा। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं आज आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पढ़ाने वाला हूं इस लेक्चर में, डिटेल से, बिल्कुल एग्जाम्पल लेकर के। तो आज पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आता है? दो गौर से जानना, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, गति में है, मोशन में है, तभी काइनेटिक एनर्जी होगा, नहीं तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। और बॉडी रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। यानी कि समझो एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले ये समझो कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। ओके, द एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता। आपको मान लो कि एक बॉडी है 10 के, माने कि एक लड़का है, दो दोस्त है, एक है 40 केजी का दोस्त है और एक 45 केजी का दोस्त है। अब दोनों सेम स्पीड से चल रहा है, बताओ कौन ज्यादा वर्क करेगा, कौन ज्यादा दौड़ेगा? जिसका मास ज्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीज पे डिपेंड करता है, मास पे भी और स्पीड पर भी। ओके, स्पीड में भी डिपेंड करता है। अब मान लो कि दोनों 40 केजी का लड़का है, एक चल रहा है 10 की स्पीड से, एक चल रहा है 20 की स्पीड से, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो काम करने की जो क्षमता है ना, उसको एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी में भी हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी से भी काम करने की क्षमता बनती है, काम करने की कैपेसिटी बनती है। जिसका काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी वो कम काम करेगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी क्या है? मोशन की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी होता है, that is called kinetic energy. The energy possessed by the motion of the body, due to motion of the body, by virtue of motion. ऐसे आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि the energy which is possessed by virtue of its motion of a body, माने बॉडी के मोशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। आप सिंपल याद रखो, देखो काइनेटिक एनर्जी को मैं सिंबल में के से लिख रहा हूं, ध्यान देना। कोई बॉडी है जिसका मास m है, ये v स्पीड से, v स्पीड वेलोसिटी बोल सकते हो लेकिन स्पीड ही होता है यहाँ पे, ओके, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है। तो v स्पीड से ये मोशन में है, मूव कर रहा है,
ये बॉडी जिसका मास m है ये भी स्पीड से मूव कर रहा है, ओके, मूव करते जा रहा है। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो डिफाइन याद रखना, ये होता है हाफ mv²। ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना हर हाल में, बहुत काम आएगा आपको, बहुत ज्यादा काम आएगा हर जगह, पूरे फिजिक्स में आपको भतेरे यूज होगा ये, ओके। बच्चों को कितना बच्चों को तो इसका मतलब भी नहीं पता होता है, मैं डब्बा में पैक कर दे रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv², 1/2 mv²। सर m क्या है सर, m है मास, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, m क्या है सर, बॉडी का मास, केजी में होता है, इसका SI यूनिट केजी होता है, आप लोग जानते हो, मास द्रव्यमान जिसको हिंदी में बोलते हैं। v क्या है सर, v वेलोसिटी या स्पीड बोल दो अच्छा रहेगा, या वेलोसिटी में लिख रहा हूं यहाँ पे, वेलोसिटी, ओके, लेकिन आप स्पीड भी बोल सकते हो, ओके, मीटर पर सेकंड जो होता है, क्लियर हो गया। चलो तो वेलोसिटी या स्पीड दोनों चलेगा यहाँ पे, क्योंकि इस v का स्क्वायर हो गया, वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, तो वो मैग्नीट्यूड ही हो जाता है, ओके, सो डोंट वरी। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब सोचो बॉडी का मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, बॉडी है तो मास है, मास कभी जीरो हो ही नहीं सकता है, लेकिन वेलोसिटी जीरो हो सकता है अगर बॉडी रेस्ट में, मैं बोल दूं कि बॉडी एट रेस्ट, तो रेस्ट में क्या होगा, रेस्ट में v जीरो हो जाएगा, स्पीड जीरो हो जाएगा। अब जब रेस्ट स्पीड जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आप रखोगे वैल्यू हाफ mv², m v की जगह जीरो रखो, जीरो का स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा, जीरो। तो याद रखना रेस्ट में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर, रेस्ट में बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तब अच्छा समझना, बहुत आसान टॉपिक है, ओके। तो याद ना कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो अगर बॉडी मूव करेगा तभी काइनेटिक एनर्जी होगा, मूव नहीं करेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। नाम से क्लियर, काइनेटिक एनर्जी हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, गति के कारण जो ऊर्जा होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी के पास तभी होगा जब वो स्पीड में होगा, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगा, वो मोशन में होना चाहिए, इस अर्थ है। अगर रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जीरो, क्योंकि इसकी स्पीड जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ओके, ऑलवेज रिमेंबर। चलो उसके बाद मैं एक पॉइंट यहाँ पे स्टार देकर लिख दिया हूँ कि या हैशटैग दे करके, ओके। पहले बात तो याद है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², हाफ 1/2 m मास अभी वेलोसिटी या स्पीड होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हाफ mv² फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, ओके। अगर बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। अब एक चीज समझो, अब मैं मान लो मैं एक बॉडी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एक बॉडी है, ओके, स्टार्टिंग में इसकी इनिशियल स्पीड u थी, ओके, मान लो इसकी फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी m, बड़ी बॉडी है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, फाइनल वेलोसिटी v है, ओके। सर ध्यान ना जो बता रहा हूँ मैं, ओके, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, चलो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ठीक है, चलो, ओके। तो ये बॉडी जिसकी इनिशियल स्पीड, शुरुआती स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, m स्पीड से, चलो ये m इसका मास है, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से यहाँ तक कवर किया है, ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट जो किया उसको मैं बोल देता हूँ s डिस्प्लेसमेंट किया। अब सुना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ मैं आपको, ओके, काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड। अगर कोई बॉडी m मास का जो u इनिशियल स्पीड है, u क्या है सर, u है इनिशियल स्पीड, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, u क्या है, इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग का, ओके, शुरुआती प्रारंभिक वेग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। समझना है, रटना नहीं है आप लोगों को, सारी बात को समझो, मैं लिख रहा हूँ इसलिए नोट्स आपको मिल जाएगा, नोट्स आप लोग लिख लेना, मैं स्क्रीनशॉट का मौका दूंगा, सो डोंट वरी। s क्या है सर, s है डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होता है एक तरह का, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। याद ना, जब भी कोई बॉडी बिना मुड़े घूमेगा ना, बिना मुड़े चलते रहेगा, जैसे बॉडी चल रहा है यहाँ तक बिना मुड़े चल रहा है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है अगर बॉडी बिना मुड़े चल रहा है तो, ओके। जब मुड़ जाता है ना तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो जाती है, उस पर बाद में बात करेंगे। अगर आप लोग डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टर्म समझना चाहते हो तो थोड़ा वेट कर लो, 11th का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होने वाला है, उसमें मैं बेसिक पूरा पढ़ाऊंगा, ओके, डोंट वरी। लेकिन आप लोग को उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये सब आता होगा कि स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी, एस डिस्प्लेसमेंट, ओके। m क्या है सर, m तो बता दिया मैंने, m मास है ऊपर में। अब मान लो इस बॉडी पर जब स्पीड चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मान लो कि फाइनल वेलोसिटी, मैंने देखो एरो जो लिया मैंने, देखो गौर से देखो, इसका मैं एरो छोटा लिया हूं, इसका एरो बड़ा लिया हूं, इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी बड़ी है, इनिशियल वेलोसिटी छोटी है, ये एरो का भी मतलब बनता है, ओके, समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी, बड़ा मैग्नीट्यूड का, एक छोटा मैग्नीट्यूड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बड़ी है और इनिशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कम है। अब देखो जब वेलोसिटी चेंज होता है तो एक्सेलरेशन आता है, क्या आता है, तो इस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, मान लो इस बॉडी पे एक्सेलरेशन काम कर रहा है, मान लो a, क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो इस बॉडी जब भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, चेंज इन वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहते हैं पर यूनिट टाइम, ओके। तो चेंज इन वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं,
एक्सेलरेशन। जहां कहीं भी एक्सेलरेशन होगा समझ जाओ कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। अरे गाड़ी का एक्सेलेरेटर आप लोगों ने देखा ना होगा, एक्सेलेरेटर, तो एक्सेलेरेटर लेते हो तो स्पीड अगर बढ़ाना होता है तो एक्सेलरेशन बढ़ा देते हो, स्पीड घटाना होता है तो एक्सेलरेटर घटा देते हो। तो एक्सेलरेटर जो बना है वो एक्सेलरेशन से ही बना है। तो एक्सेलरेशन का मतलब ही होता है चेंज इन वेलोसिटी। हमेशा एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। रणछोड़ दास वाला याद है ना, वो 3 इडियट वाला, कि क्या होता है 3 इडियट में, कि बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। आप बोलोगे एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जहां भी वेलोसिटी चेंज होगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, बात खत्म। स्पीड बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, स्पीड घटेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ऐसे याद रख सकते हो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, ठीक है। चलो, तो एक्सेलरेशन, ए फॉर एक्सेलरेशन, ए क्या सर, ए क्या सर, एक्सेलरेशन। मैं एक नई बात बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब बताओ, जब बॉडी यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, और उसमें बॉडी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और जब एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा क्योंकि इस पर कोई फोर्स लग रहा है, कोई ना कोई इस पर फोर्स लगा रहा है, बॉडी पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है इसलिए एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन और फोर्स जो है लैला मजनू है एकदम, समझो लैला मजनू। जहां जहां कहीं भी लैला का नाम आएगा वहां मजनू का नाम आएगा, जहां कहीं मजनू का नाम आएगा वहां लैला का नाम आएगा। बिना लैला के मजनू का नाम नहीं है, बिना मजनू के लैला का नाम नहीं हो सकता है, ओके। तो लैला का वजूद मजनू से है, मजनू का वजूद लैला से है। तो जहां कहीं भी आपको एक्सेलरेशन पता चल जाए कि एक्सेलरेशन है, समझ जाओ कि वहां फोर्स लग रहा है। और जहां कहीं फोर्स लग रहा है कह दो कि एक्सेलरेशन है। तब पहचान है कि एक्सेलरेशन के बगैर फोर्स नहीं आ सकता है, फोर्स के बगैर एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है, ठीक है। तो याद रखना बात को। तो यहाँ फोर्स भी लगेगा इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स। तो बताओ, मैं निकालना चाहता हूँ कि इस बॉडी का वर्क डन कितना हुआ है। ये बॉडी यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ऐसे डिस्प्लेसमेंट किया, तो मुझे वर्क डन निकालना है। पिछला लेक्चर में वर्क डन पढ़ाया था, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अगर वर्क डन आप लोग नहीं पढ़े हो तो पहले इससे पिछला वाला लेक्चर जाकर देखना, बहुत ही अमेजिंग था और 12th में बहुत ज्यादा यूज होगा, भतेरे इस्तेमाल होगा उसका, ठीक है। चलो, तो मैं वर्क डन, तो W लिख रहा हूँ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। थीटा तो जीरो, डिस्प्लेसमेंट भी उधर लग रहा है, फोर्स भी उधर लग रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उधर ही है। जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। लो, फोर्स का डायरेक्शन भी उधर ही होगा, मैं समझा दे रहा हूं आप लोग को, ठीक है। एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन उधर ही है, फोर्स का भी डायरेक्शन उधर ही है, ठीक है। चलो, तो दोनों का डायरेक्शन देखो, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो अब वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, आपको याद होगा। तो फोर्स क्या होता है सर, फोर्स रहने दो एस कॉस थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री लेंगे, कि दोनों का फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ, आप लोगों को थोड़ा मिक्स हो जाएगा। वो हाफ MBS ऊपर वाले का, उसको छेड़छाड़ नहीं करना। चलो, उधर रहने दो। चलो, तो हो गया। तो अब बताओ, एफ एस कॉस थीटा हो गया, कॉस 0 का वैल्यू कितना हो गया 1। अब एफ का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, आप लोग जानते होंगे, माँ ये धरती मेरी माँ है, ओके, माँ। और एस हो गया, एस करने दो, ठीक है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद होगा, V² इक्वल टू U² प्लस 2AS 11th क्लास में। तो यहां से U² को अकेला कर दो, V² U² को उठा के ले आओ, 2AS को अकेला कर लो, 2AS को। देखो यहाँ पे AS दिखाई दे रहा है क्या आपको, एस दिखाई दे रहा है, F इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस डिस्प्लेसमेंट है, इसको रहने दो। अब बताओ, एस दिखाई दे रहा है, एस को अकेला कर लो, चलो एस को अकेला कर लो। तो एस इक्वल टू V² माइनस U² बाय 2, ओके। मैंने एस का वैल्यू निकाला है, एस को अकेला कर दो, 2 को डिवाइड मार दो। अब यहाँ रख दो, m को ऐसे रख देना, एस का वैल्यू रख दो, V² माइनस U² बाय 2, ठीक है। चलो, अब बताओ, यहाँ से हाफ से डिवाइड कर दो, तो हाफ MV², हाफ MU², मैं इसको घेर रहा हूँ इधर से, ओके, मिक्स नहीं होना चाहिए। तो हाफ MV², दो ये m से इसमें मल्टीप्लाई किया, MV² MU², दो से दोनों में डिवाइड कर दिया, तो हाफ MV², हाफ MU²। ये क्या हुआ, V क्या है, बताओ, तो V क्या है, बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया क्या। अब जब भी वेलोसिटी के स्क्वायर को मास से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ लोगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो ये कौन काइनेटिक एनर्जी है, बताओ, हाफ MV², V फाइनल वेलोसिटी है, तो ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ KF, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सर क्यों फाइनल हुआ ये, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उसको बोलेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल वेलोसिटी पर जो काइनेटिक एनर्जी आएगा उसको बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन। तो किसी भी बॉडी पर वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आता है आपको 12th में बहुत ज्यादा। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं डब्बा में पैक कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो किसी बॉडी पे जो वर्क डन होता है ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना वर्क हुआ, आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, वर्क निकल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी पता है, मास पता है, यहाँ बॉडी का मास पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालो, वही वर्क डन हो जाएगा। आपको डिस्प्लेसमेंट फोर्स निकालने की कोई जरूरत
नहीं है ये। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मैंने रिलेशन है, ठीक है, कि द वर्क डन ऑन द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। आप लोगों ने शायद 11th में पढ़ा होगा, याद आ गया होगा आप लोगों को, थोड़ा सा याद आ गया ना? यस गुड सर, याद आ गया, चलो ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं जब आपको बताऊंगा, अभी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा, तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, अभी पढ़ाऊंगा मैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं डेल्टा यू से लिखूंगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू से लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी को माइनस के इक्वल होता है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं बताऊंगा आपको ये, डोंट वरी, अभी प्रूफ करूंगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाने तो मुझे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। चलो, तो 2-3 बात याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है देखो, हाफ mv स्क्वायर। रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। काइनेटिक एनर्जी मोशन की, बॉडी जब मोशन में रहेगा तभी काइनेटिक एनर्जी होगा। उसके बाद अगर मान लो कि बॉडी का इनिशियल स्पीड u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर, ओके। और फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कभी भी किसी फिजिक्स में, पूरे में याद ना, पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में जहां भी चेंज निकालना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको डेल्टा से लिखते हैं, कभी भी लिखना होगा डेल्टा से, ओके। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो किया गया काम है वो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन के बराबर होता है। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, जैसे मान लो कोई बॉडी है, मैं घेर रहा हूं उसको, एक बॉडी है यहाँ पे, मान लो कि ये 2 kg का बॉडी है, 2 kg का बॉडी है, ओके। स्टार्टिंग में ये 2 के स्पीड से चल रहा था, या मान लो 10 के स्पीड से चला था, 10 मीटर पर सेकंड से, ओके। फिर आगे जाकर के इसकी स्पीड बढ़ गई, ओके, आगे जाकर के स्पीड बढ़ गई। भाई 2 kg का बॉडी है, थोड़ा छोटा बना दिया मैंने, और स्पीड इसकी हो गई 10 से 20 हो गई। कितनी हो गई स्पीड? 10 स्पीड। अब बोले कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क डन हुआ? तो वर्क इज इक्वल टू क्या सर बोले? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ गौर से देखो, 2 kg लिखा हुआ है, अच्छा से देखना, थोड़ा मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। ये 2 kg है और ये 20 के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। चलो 20 की स्पीड से चल रहा है ये, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा सर? सोचो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर। हाफ m मास कितना है? 2, और v कितना है? v है 20 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ 2, और काइनेटिक एनर्जी 10 का स्क्वायर कर दोगे, तो ये हो गया 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 400, 20 का स्क्वायर 400, 100 का 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 300 जूल, 300 जूल हो गया वर्क डन। तो देखो, इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी आया 400, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आया 100 जूल, और उसमें से 400 में 100 घटा दो, 300 जूल, ये वर्क डन आ गया। आपको ना फोर्स की जरूरत है, ना आपको डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, बस आप काम बन गया। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता चल गया, काइनेटिक एनर्जी देखो बढ़ा है, स्टार्टिंग में था 10, अब काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में था 400, सॉरी स्टार्टिंग में था 100, अब बाद में हो गया 400। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, समझ जाओ कि आपको वर्क डन हुआ है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन होगा, ओके। बढ़ गया यानी कि इसका मीनिंग है कि उस पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि स्पीड बढ़ गया उसका। तो जब भी आपका बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाए, यानी कि बढ़ जाए, ओके, तो समझ जाओ कि उसकी स्पीड बढ़ गई है। स्पीड बढ़ गई है यानी कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, यानी कि उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन पॉजिटिव आया, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑलवेज रिमेंबर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ओके। मैंने एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं कि काइनेटिक एनर्जी का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी, कोई बॉडी में काइनेटिक एनर्जी तब आएगा जब बॉडी मोशन में रहेगा। रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जीरो। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, हाफ m मास v वेलोसिटी, स्पीड भी बोल सकते हो, स्पीड है, ओके। रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जो वर्क डन होता है किसी बॉडी पे, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल हो गया हाफ mv स्क्वायर, और हाफ mu स्क्वायर हो गया इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी घटा देंगे तो वो वर्क डन के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। इसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी मैं आपको कुछ लेक्चर के बाद, इसी के बाद मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। चलो इसको खींच लो, चलो।